दे देखो दोस्तों, एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा पैसा उस समय बनता है जब मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल में हो। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर सेबी और एमफी चिंता कर रही है, तो ये सवाल आप पर भी बनता ही बनता है कि इसको आपको सोचना चाहिए कि आखिर में ऐसा इनकी चिंता का सबब क्यों हो रहा है। इसके रीज़न 2 हो सकते हैं। नंबर 1, पहली बात तो क्या है, ब्लू चिप कंपनियों का दबाव हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। दूसरा, उनको लग रहा है कि हमारा इन्वेस्ट निकल करके और कहाँ चला जाएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में चला जाएगा। नंबर 2, क्या वाजिब सी बात है कि इनका नुकसान हो जाएगा? क्या कहीं ऐसा अंदेशा तो नहीं है कि मार्केट गिरने वाली है 30% 40%? तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि खुद से आप सवाल करें और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें या ना करें, ये आपको खुद से पूछना है। सबसे पहली बात तो क्या है, ऐसा देखा गया है कि अभी एक जो तीसरा असेट है डिजिटल करेंसी वाला, जो कि 2013 से अस्तित्व में आया है, नहीं तो आपकी बिटकॉइन को कोई नहीं पूछ रहा था। 10 सालों में इसने न जाने कितने लोगों को क्या क्या दे दिया, क्या से क्या बना दिया। वहां पे ऐसा देखा गया है जो कि टॉप की कॉइन है उसमें रिटर्न आपका कम बना है, जबकि वहीं पर मीमेज और आल्ट कॉइन्स में रिटर्न आपका ज्यादा बना है। इसका रीजन क्या रहा है? इसका रीजन रहा है सबसे पहला कि आपका बिटकॉइन और इथेरियम और एटसेट्रा आपका इतना महंगा है कि उसको कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं जो आपके मीमेज हैं, आपके बाकी कॉइन्स हैं, उस पे आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, उसको खरीद सकता है। 100 रुपए में उसके पास कई सारे आ सकते हैं। सेम बात है आपका स्मॉल कैप का और ब्लू चिप कंपनियों का। ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक इतने महंगे हैं, आप देख लीजिए। अगर एमआरएफ का शेयर आके एक आदमी को लेना हो तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आइसर मोटर का शेयर लेना हो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। वहीं अगर रिलायंस का, हीरो मोटर कॉर्प का, महिंद्रा का, फलाने का, ढिमकाने का आप देखो तो कितना लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। और उसमें ग्रोथ की संभावना उतनी नहीं है क्योंकि लोगों ने जिन्होंने कमाना था उससे कमा लिया है और वो बड़े बड़े आज दिग्गज, मोटे मोटे पेट वाले, मोटे पेट वाले मतलब ये वाला पेट नहीं, पैसे वाला पेट, सेठ वाला, साहूकार वाला, ये लेकर के आज वो लोग बैठे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि डकार करके बैठे हुए हैं, लेकिन कुंडली मार करके उस पर बैठे हुए हैं, कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। प्लस जो उनकी मेहनत करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। दोस्तों, आपको हमने एक बात और बताई थी कि बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है, लेकिन अच्छा वक्त एक कमजोर इंसान पैदा करता है। क्यों? बुरे वक्त का आदमी मजबूत होता है। आपको मैंने एक और एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, गली का कुत्ता और पालतू कुत्ता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। गली के कुत्ते को आप पाल लो वो जी लेगा, गली के कुत्ते को छोड़ दो वो जी लेगा, पालतू कुत्ते को छोड़ दो वो तो अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, खाने की बात छोड़ दो। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि परिस्थितियां आदमी को ही बलवान बनाती हैं। दोस्तों, आप ये मान लो, एक पत्थर जो पहाड़ से गिरता है, धक्के खाता है, वही जाकर के धक्के खा खा करके तभी उसका शेप परिवर्तित होता है। ठीक है ना? नहीं तो छीनी हथौड़ी से मार मार करके पत्थर का तब जाकर के शिवलिंग बनाया जाता है। लेकिन उस पत्थर की तराश देखो जो ऊपर से ठोकरे खा करके चलता है, और इस पत्थर की तराश देखो, जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब जाहिर सी बात है, स्मॉल कैप की बात आ रही है। स्मॉल कैप वाले सीधी सी बात है, मेहनत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उन्हें फंड नहीं मिल पाता है, उनका दोहन होता है, फिर जाकर के बात होती है। मिड कैप वाले मेहनत बहुत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप किसके साथ चलोगे? मेहनत वालों के या उनके जिनके खर्चे इतने अनाप शनाप हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आज के टाइम पर देखो, आईटी सेक्टर ने अपने कितने खर्चों में कटौती करी है। मैं एम्प्लॉइज के छांटने को तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनके ऑफिशियल जो खर्चे हैं, उनके मैनेजमेंट के जो खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आज लोग बहुत सारे उनको गालियां देते हैं, लेकिन कारपोरेट जगत के देखिए आप क्या लाइफ जीते हो, किसी फैक्ट्री में जाकर के देखिए आप। बाकी तो छोड़ दीजिए, आप हमारे देहरादून के ओएनजीसी में आकर के आप देखिए,
सरकारी कंपनी ओएनजीसी, लेकिन कंपनी के नाम पर देखिए आप, किसी भी कंपनी में आप जाकर के देखिए, आप जो कंपनी स्टेब्लिश हो गई, जो कंपनी लिमिटेड हो गई, आप देखिए उनके ठाठ, उनके जलवे, कितना वो लोग खर्चा करते हैं, कितना रेट बढ़ाते हैं वो लोग। तो चलिए, ये सारी चीजें हो गई, अलग हो गई। अब हम बात करते हैं मुद्दे की और इन्वेस्टमेंट की। खुद से सवाल किस चीज का करना है? खुद से सवाल आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का करना है। देखो दोस्त, मैं मानता हूं करेक्शन आएगा, ये तो 100% श्योर है, लेकिन ऐसे कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहे हैं अभी रिसेंट में कि आपके पास ऐसा कोई करेक्शन आ जाए कि जिससे आप बहुत जल्दी गरीब हो जाए या आपका कारपस टूट जाए। 10% 15% का आम जो डिप आता है वो तो आम माना जाता है। शेयर मार्केट में वो कभी भी आ सकता है, कभी भी क्या होता है, उसकी प्रूनिंग, कटाई छटाई हो सकती है, कभी भी उसकी क्या होती है, ढलाई हो सकती है, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। ये चीज नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन सवाल ये उठता है जब 20% से अबव करेक्शन आ जाता है, तब मार्केट किस में आती है? बियरिश मोड में आती है। ठीक है ना? अब उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको दिखाई देता है, क्योंकि हमारे बोर्ड की बहुत सारे लोगों को शिकायत है, मार्केट यहाँ से चली है, ऐसे ऐसे चली है, यहाँ से चली है, फिर जब यहाँ से ये यहाँ आकर के मान लिया यहाँ पर ये सपोज करो 100 रुपए पर है, ठीक है ना? तो जब ये गिर करके 80 रुपए पर यहाँ आ जाती है ना, 80 रुपीज पर, तब ये माना जाता है कि मार्केट किस में आ रही है? बियरिश मोड में आ रही है। अब ये 80 से जब ये यहाँ पर चलती है ना, यहाँ पर चल करके फिर उसके बाद में ढलान होता है, तो 20 के बाद में 30, 40, इवन 50% मान लो, इससे ज्यादा क्रैश नहीं आने चांसेस होते हैं। फिर यहां से ये बाउंस बैक करती है। अब ये बाउंस बैक करने के बाद में अब आप खुद से ये सवाल करें। एक आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता हूं, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि आज मैंने समय निकाला है। तो यहां से आने के बाद में जो यहां तक का है ना, ये ड्यूरेशन काफी लंबा ले सकता है। मैंने स्मॉल कैप का ड्यूरेशन आपको बताया था कि जिसने 2008 में लमसम डाल दिया था ना, वो 2018 तक खाली उनको 4.5% रिटर्न मिला है। कितना मिला है? ओनली 4.5% रिटर्न मिला है। लेकिन 18 के बाद में अगर वो इन्वेस्टेड रहे हैं ना, तो उनका पैसा कितना गया है? 10 गुना गया है। 1 लाख के 10 लाख 2013 में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनका निपॉन इंडिया ने 10 गुना बनाया है, एसबीआई ने 9 गुना बनाया है। सबसे कम डीएसपी या कौन सा था, मेरे को एक्चुअली उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उसने 7 गुना बनाया है 10 सालों में। तो इसको देख करके लोग क्या हो रहे हैं? पागल हो रहे हैं। अगर आप रिटर्न देख करके आए हुए हैं, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं है, तो समझिए कि आप गलती कर रहे हैं। अगर आप रिटर्न देख करके आए हैं ना, तो आप फिर इस पीरियड में टिक नहीं पाएंगे दोस्त, ये मेरी बात आप मान लें। अगर आप रिटर्न देख करके आए हैं तो इस पीरियड में आप हाँ, अगर आपको मार्केट की समझ है, क्या है? अगर आपको मार्केट की समझ है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। फिर आप इन्वेस्ट करिए, आराम से इन्वेस्ट करिए, किसी के घुड़की से धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको ये अगर समझ है कि आप जैसे मान लिया, ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहां से चल रही है, यहां पे है, यहां से थोड़ा सा इसने क्या किया? कंसोलिडेशन मोड लिया, जिसको बोलते हैं टाइम करेक्शन बोलते हैं। उसके बाद में प्राइस करेक्शन के मोड में जब ये आती है ना, आने के बाद में यह क्या करती है? ऊपर की तरफ जाती है। तो अब यहां से प्राइस करेक्शन के मोड में नीचे जाएगी कि यहां से ऊपर जाएगी, ये कोई नहीं बोल सकता है। तो आप बताइए, आप यहां पर क्या इन्वेस्ट नहीं करेंगे? नीचे का इंतजार करेंगे? आप खुद से सवाल कीजिए। इसीलिए आज है खुद से सवाल और सिर्फ इन्वेस्टमेंट। यह आपकी जो मार्केट का आप तैयार हैं कि जितनी ज्यादा नीचे जाएगी, वहां पर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई तरीका है कि जितना नीचे जा रही है मैं वहां तक इन्वेस्ट करूंगा? क्या कोई ये पैमाना है? कोई मेरे को बताएगा कि कितनी गिरावट पर आपने कितना इन्वेस्ट करना है कोई बताने वाला? ये आपको वही आदमी बताएगा जिसने कुछ अपनाया हो, जिसने कुछ कमाया हो। आज मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, ठीक है ना? लेकिन ये चीजें आपको बताने का मतलब है कि आप इसको अमल करें। नहीं अमल करेंगे, ये ऐसे के ऐसे दब जाएंगे।